$3 बिलियन रेस किए थे रशियन टेलीकॉम कंपनी MTS के लिए, ब्रांड कैपिटल जो टाइम्स ऑफ इंडिया का वेंचर आर्म है, और हमारा खुद का भी एक 250 करोड़ का फंड है जो आ रहा है अभी, आजकल डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। हार्ड स्किल है और सॉफ्ट स्किल है। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो एक बिजनेस के अंदर जाते हैं, तो उसमें जो नंबर 1 और 2 थी वो थी ज़ेरोधा, जोहो, जिन्होंने आज तक पैसा रेज नहीं किया। 20 मिलियन में से $12 मिलियन गूगल और फेसबुक को दिए हुए। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एक वर्ड है। रिटेल कोटा था 50%, जो 1-1 लाख रुपए लोग लगाते हैं, वो बिक नहीं पाया, डिवॉल्व हो गया IPO। 20 लाख करोड़ का लोन बांटा, 20 लाख करोड़ में से 13 लाख करोड़ वापस नहीं आया। 20 साल तक लॉस दिए उसने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद भी। प्रॉफिट मेकिंग आर्टिस्ट, मुझे प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है। देखिए, सॉफ्ट बैंक का मॉडल ही फ्लॉड है। फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करो जो इंसानों को, इंसानियत को अफेक्ट करती हो। वेलकम टू अ शो सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, आदित्य। सो सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप क्या करते हैं, आप कैसे ऑपरेट करता है आपका सारा वर्ल्ड, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड आई फील। नहीं, ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज का वर्ल्ड है ना, ये थोड़ा लोग इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखते हैं। मैं बेसिकली एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी चलाता हूँ जो वेंचर कैपिटल पे फोकस्ड है, और मेरा पिछला 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था, डिलॉयट एंड टूश में फाइनेंशियल एडवाइजरी में, और ब्रांड कैपिटल जो टाइम्स ऑफ इंडिया का वेंचर आर्म है, और मैंने $3 बिलियन रेस किए थे रशियन टेलीकॉम कंपनी MTS के लिए। आई वॉज हेडिंग द ट्रेजरी देयर। और लास्टली मैं CFO था एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का जो अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड गुगनहाइम पार्टनर्स की है। तो मैंने जब कंसल्टेंसी वेंचर शुरू किया तो हम लोगों ने पूरा फोकस किया वेंचर कैपिटल पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं खुद भी पर्सनली एक इन्वेस्टर हूँ, लेकिन हम अपना एक नेटवर्क है हमारा इन्वेस्टर्स का, सिंगापुर, दुबई, इंडिया, US और UK, और वहाँ के इन्वेस्टर्स से हम डील कराते हैं और इन्वेस्टमेंट कराते हैं। और इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस है, वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस है। और हमारा खुद का भी एक 250 करोड़ का फंड है जो आ रहा है अभी, आजकल डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, तो बहुत जल्दी हम अपना खुद भी फंड एक स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप जैसे यू केम इन टू वेंचर कैपिटल, तो जैसे आपने बताया कि आपने $3 बिलियन का फंड भी क्लोज किया था, उनके लिए फंडिंग क्लोज करी थी, तो लाइक इस चीज़ में इज इट ईजी टू डू वेंचर कैपिटलिज्म और इज इट टफ? देखो, ऐसा है कि अनटिल एंड अनलेस आप या तो किसी ऐसे सेक्टर से आ रहे हो जहाँ पे आपने राइज किया, आपने सेक्टर समझा, तो आप उस सेक्टर को नेचुरली अच्छी तरह पहचान सकते हो। तो आप उस सेक्टर में किस कंपनी के अंदर पैसा डालना चाहिए उस चीज़ को भी अच्छी तरह जान सकते हो। तो आपको कुछ ऐसी स्किल होना चाहिए ना कि आप जान पाओ कि मुझे पैसा कहाँ डालना है। बिकॉज ये तो एक, अगर आप मीडिया में देखोगे, पढ़ोगे, रिसर्च हुई है कि 90% कंपनीज सेकेंड या थर्ड लेवल ऑफ फंडिंग के बाद बंद हो जाती हैं, वो आगे ग्रो नहीं कर पाती। तो फेलियर रेट इतना ज़्यादा है। तो अगर आप अच्छी तरह स्पॉट नहीं करते कंपनीज को, जो तो उसमें आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आपने दूसरों का पैसा लिया हुआ है और वो वापस कैसे करोगे रिटर्न बना के। सो ये आप जिसे बता रहे हो कि इस वर्ल्ड में स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या स्किल एक इंसान में होनी चाहिए इफ़ दे वांट टू एंटर दिस वर्ल्ड? अगर कोई आना चाहता है, वेंचर कैपिटल के वर्ल्ड में आना चाहता है, या फिर इवन इन फाइनेंस, तो क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एक बंदे के लिए? जो देखिए, हार्ड स्किल है और सॉफ्ट स्किल है। जो हार्ड स्किल है वो तो ये है कि आपको फाइनेंस की समझ होनी चाहिए कि अगर एक बिजनेस के अंदर पैसा जाता है तो वो पैसा कैसे लगेगा, वो कैसे रिटर्न धीरे धीरे जनरेट करेगा, उसमें एक्सपेंसेस कितने होंगे, खर्चे कितने होंगे, और वो जो पैसा आएगा वो मंथली बेसिस पे आएगा या वन टाइम आएगा। अगर आएगा तो उसको पैसे को जनरेट करने के लिए उसकी प्राइसिंग पावर कैसी रहेगी, तो आपको कौन से प्राइस पे लॉन्च करना है। तो वो जो फाइनेंशियल मॉडल एक है कि कैसा पैसा लगेगा, उससे बिजनेस जनरेट होगा, उसमें खर्चे जाएंगे और फिर उसको एक्सपैंड करके आप और इन्वेस्ट करोगे, वो रिटर्न कैसे आएगा। तो जब तक आपको फाइनेंशियल समझ नहीं है उस चीज की, तब तक आप बिजनेस को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। आप उसको थोड़ा पैशनेट पॉइंट ऑफ व्यू से या एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए आपको हार्ड स्किल चाहिए। और सॉफ्ट स्किल आपको ये चाहिए कि अल्टीमेटली आप फाउंडर्स के ऊपर पैसा लगा रहे हो, यू आर बेटिंग ऑन हॉर्सेस। अगर आपको सही हॉर्स पिक करने की, जैसे रेस में कहते हैं ना, आपको अगर सही फाउंडर की नजर नहीं है
तो नेचुरली वो कल को जाके वो अचीव नहीं कर पाएगा, बिकॉज बड़ी विजन होना और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना ये इस ट्रेड के सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो ये दो चीज़ें जो है मेरे हिसाब से वो सबसे ऐसी बहुत सारे हमारे पास मतलब ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एंड बहुत सारे लोगों को मैंने अपने सर्कल में भी ये चीज़ बोलते हुए सुना है कि फंडिंग मिल जाने से आसान हो जाता है बिजनेस करना, या लाइक मेरे पास काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, बट अगर फंडिंग मिल जाए तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं या थिंग्स विल बी गुड। तो क्या आप, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हो कंपनीज में, तो यू नो अ लॉट बेटर, सो क्या ऐसा ज़रूरी है कि फंडिंग की वजह से ही एक स्टार्टअप ग्रो करता है, या अगर फंडिंग मिल जाए किसी एंटरप्रेन्योर को तो ही कैन डू वंडर्स? इज इट नेसेसरी, और कैसे काम करता है ये वर्ल्ड, कैसे ऑपरेट करता है वेंचर कैपिटल का? देखिए, ऐसे ऑपरेट करता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो एक बिजनेस के अंदर जाते हैं। अब उसमें फंडिंग एक वेरिएबल है, लेकिन उसके साथ टैलेंट, उसके साथ बिजनेस नो हाउ कि आपको समझ हो आप क्या बेचना चाह रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो उसकी नॉलेज कि वो कौन सी कंट्री में सस्ता मिल जाता है, उसका रॉ मटेरियल में भी, उसका मार्केट साइज क्या है, तो ये सारे वेरिएबल्स हैं। फंडिंग एक वेरिएबल है, लेकिन लोग इसको सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर कंपनी चलानी है तो दो जगह से पैसा आएगा, या तो कस्टमर से आएगा या इन्वेस्टर से आएगा। अब ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेस भी अगर आप देखो तो शुरू से ही कस्टमर से ही कमाने का एक रिचुअल है, चलन है कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाओ, कस्टमर से पैसा आए। अब ये तो स्टॉक मार्केट्स इतना ऊपर चली गई, दुनिया में पैसा इतना निवेश होने लगा, इतना इन्वेस्ट होने लगा कि लोगों को लगता है कि बैलेंस शीट साइड से भी ले लो, शेयर्स बेच के ले लो। तो वो वेंचर कैपिटल का वहां पे एक रोल आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, अगर आप 10 कंपनीज की एक रैंकिंग हुई थी कि 10 यूनिकॉर्न कंपनीज यानी $1 बिलियन से ऊपर की कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से रैंकिंग हुई थी। तो उसमें जो नंबर 1 और 2 थी वो थी ज़ेरोधा, जोहो, जिन्होंने आज तक पैसा रेज नहीं किया। यानी वो पैसा रेज नहीं किया तो वो प्रॉफिटेबल, उन्होंने पूरा ध्यान रखा बिजनेस मॉडल का। लेकिन हमारे कई बार स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जब उनको पैसा मिल जाता है तो वो बिजनेस मॉडल को थोड़ा अच्छी तरह प्लान नहीं कर पाते, उसको थोड़ा लॉस मेकिंग, क्योंकि इन्वेस्टर दे रहा है पैसा, तो वो सिस्टमिक रिस्क बढ़ जाता है उस चीज में। तो फंडिंग सिर्फ एक चीज है, उसके बियॉन्ड बहुत चीजें हैं। फंडिंग लेने के बाद लाइफ स्टार्ट्स, आपको उसको इन्वेस्ट करना है। जब वो बर्न होना शुरू होगा, कैश बर्न, आपको पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा और आपके नेक्स्ट फंडिंग राउंड की बारी आ जाएगी। एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को थोड़ा डिटेल अब आपने फंड रेज किया, अब आप इन्वेस्टर आपसे पूछेगा इसको आप यूज कैसे करोगे, यूज ऑफ फंड्स क्या है, तो आप कहोगे मैं इतना ऑपरेशंस में लगाऊंगा, इतना टीम बना के लगाऊंगा, इतना ब्रांडिंग में लगाऊंगा, इतनी मार्केटिंग सपोर्ट में लगाऊंगा, इतना मैं यहाँ लगाऊंगा। तो नेचुरली वो इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही है ना, नहीं तो आपके नंबर्स नहीं आएंगे, आपकी रेवेन्यू नहीं आएगा, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आएगा, और आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स, डेली एक्टिव यूजर्स अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो वो आएगा ही नहीं, बढ़ेंगे नहीं। अगर वो नहीं आएगा तो आपको अगला राउंड कैसे मिलेगा, आपने परफॉर्म नहीं करके दिखाया। तो अगर आपका इंटेंशन सही है, आप परफॉर्म करना चाहते हो और आप उस पैसे को यूज करके कंपनी को ग्रो करना चाहते हो, फर्दर फंडिंग राउंड लेना चाहते हो, तो वो पैसा लेना तो सिर्फ एक पहला स्टेप हुआ ना, उसको अभी इन्वेस्ट करके दिखाना है आपको करके, वो चीज़ है। तो क्योंकि इस वर्ल्ड में चीज़ें बहुत अलग तरीके से दिखती हैं, और आई नो फॉर अ फैक्ट कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आई थिंक यू वुड एग्री विद दिस। तो जैसे अगर कोई स्टार्टअप फंड रेज करता है या जब भी होता है, सो डज इट क्रिएट अ प्रेशर, और क्या उस चीज़ की वजह से फाउंडर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में, लाइक 5 years और 7 years डाउन द लाइन वायबल चीज़ नहीं है? मतलब इट्स लाइक कि जस्ट टू रेज अनदर राउंड ऑफ फंडिंग, बिकॉज अनटिल अनलेस दोज नंबर्स आर पम्प्ड अप, वो लोगों को दिख नहीं रहा है कि रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, तब तक नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग आप कैसे रेज करोगे? क्योंकि आपको इन्वेस्टर पूछेगा ना कि आपने क्या ग्रोथ करी है जो मैं आपके ऊपर दोबारा पैसा लगाऊं। तो इज इट बिकॉज ऑफ दैट कि फाउंडर्स को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस को बिजनेस स्टैंड पॉइंट से हटाकर नेक्स्ट फंडिंग राउंड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होकर डिसीजंस लेते हैं? इज इट सो? इनसिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि आपने आज $5 million रेज करे, आपने एम्प्लॉय ले लिए, ऑफिस खोल लिए लैविश, आपने लगा दिया कस्टमर पे पैसा एक्विजिशन करने के लिए, कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए। अब इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। फंड वाला कहता है कि परफॉर्मेंस दिखा, बिजनेस ये मांग रहा है कि और पैसा चाहिए, तो वो शॉर्ट टर्मिज्म आ जाता है। और वो शॉर्ट टर्मिज्म जो है, ये जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो बहुत सालों से देख रही हैं, 40 साल 50 साल से, क्योंकि उनके यहाँ पे क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है जो सीईओ को देनी पड़ती है, उसके बेस पे शेयर प्राइस मूव करता है, तो वो प्रेशर उनको क्वार्टरली रहता है।
हाँ, उस चक्कर में वो शॉर्ट टर्म कि हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे लॉन्च शो कर देते हैं नए बिजनेस की, ये कर, तो अभी FTX का इतना बड़ा सागा हुआ, एक क्रिप्टो एक्सचेंज, अगर आप उसकी पूरी पीछे देखो वो क्या कर रहे थे उसमें, तो सारे शॉर्ट टर्म एक्ट्स थे कि अपना खुद का टोकन लॉन्च कर लो, उसको अपनी ही कंपनी को बेच दो, उससे उसका प्राइस हाइक कर लो। लेकिन मैं ये कहूँगा जो कंपनीज ने सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करके दिखाया है, जिनका आज नाम है मार्केट में, उन्होंने हार्डवर्क भी बहुत किया है और उन्होंने उस पैसे को यूज़ करके मार्केट शेयर अचीव करके दिखाया है। इसलिए बेसिकली अब हर प्रमोटर को एक ही उससे नहीं देख सकते, लेकिन प्रेशर तो हर एक के ऊपर रहता ही है कि शॉर्ट टर्म में परफॉर्म करके दिखाना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहोगे जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर रखे हैं लोगों ने, बाहर से उन्हें बहुत ग्लैमर लगता है कि कितना ज़बरदस्त है एंड ऑल थिंग्स, बट क्योंकि आप उस वर्ल्ड के एकदम अंदर से ऑपरेट करते हो, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो बाहर से बहुत लोगों को फैसिनेटिंग लगती हैं बट वो नहीं होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको एक मीडिया ग्रुप की बात बताऊं, नाम नहीं लूंगा उनका। हाँ, definitely। मेरे कॉलेज के सीनियर हैं। पहले उन्होंने एक PR फर्म बनाई जो बहुत अच्छी चली, वहां से अच्छा कमा लिया। तो उन्होंने कहा मैं खुद का मीडिया कंपनी खरीदूंगा, तो एक कंपनी उनको मिल रही थी, तो ITO में ऑफिस था जहाँ पे बाकी सारी मीडिया कंपनीज का ऑफिस है। इट्स अ वेरी वेल नोन ब्रांड। 5 करोड़ का टर्नओवर था और उसमें 100 से ज़्यादा का स्टाफ था। उन्होंने बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे ले ली। जब उन्होंने वो खरीदी, उसके 5 साल में उन्होंने मतलब इतना उनको उस पर एफर्ट करना पड़ा उस कंपनी को ग्रो करने के लिए। 5 से आज 30 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन जब खरीदी थी तो 8 करोड़ का लॉस था। 5 करोड़ के टर्नओवर पे 8 करोड़ का लॉस था। आज 28 करोड़ 30 करोड़ के टर्नओवर पे 5 करोड़ का लॉस है, अभी भी लॉस है। अभी उन्होंने रिसेंटली एक प्रॉपर्टी बेची है ताकि उस कंपनी को और चलाए। टर्नओवर ग्रो कर लिया, प्रॉफिट अभी भी नहीं आ रहे। उसका एक रीजन ये भी है कि नई कंपनीज को चेस करता हुआ पैसा बहुत है मार्केट में। ऐसे इन्वेस्टर बहुत हैं जो मिलियंस लगाने को तैयार हैं। तो आप आज प्राइस बढ़ाने की कोशिश करते हो, उसी टाइम एक नया स्टार्टअप आ जाता है फंडिंग लेके और वो जीरो पे लॉन्च कर देता है। अब जियो देख लो, जियो ने 1.5 साल तक जीरो प्राइस पे बेचा, जब तक सारी कंपनीज बंद नहीं हो गई। AT&T, सऊदी टेलीकॉम, जितने भी इंडिया में थे, एयरसेल, जब तक वो बंद नहीं हो गए, वीडियोकॉन, तब तक उसने 1.5 साल तक जीरो पे बेचा, जीरो। तो इसलिए मार्केट में प्रेशर भी बहुत है। अब आपको यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव, आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा पैसे को कमाने के लिए, आपकी प्रोडक्ट पोजिशनिंग, और आपको कंटिन्यूसली यू हैव टू बी ऑन योर फीट कि आप मार्केट की देखो ट्रेंड्स क्या है, नई चीज क्या आई है, आप सबसे पहले लॉन्च करो ताकि प्राइसिंग पावर आपके पास आए। तो वो सारी चीजें आजकल बिना इंटरनेट डिजिटल ब्रांड बनाए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किए बिना आप सक्सीड नहीं कर सकते। डेफिनेटली। तो उसके लिए अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, कॉलेज के सीनियर ही है वो भी, उन्होंने $20 मिलियन रेस किए थे एस्ट्रो ग्रुप मलेशिया से। जो बिजनेस प्लान उन्होंने बेचा था, उन्होंने ये बोला था कि मैं सिर्फ ऑनलाइन बेचूंगा, ऑफलाइन का नहीं बोला था, जबकि ट्रेंड जो है वो ओमनी चैनल का चलता है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जो अमेरिकन नाम से बनाया। जब वो कंपनी बंद हुई क्योंकि आगे की फंडिंग नहीं मिली, तो उन्होंने एनालाइज किया कि मैं कहाँ गलत था। 20 मिलियन में से $12 मिलियन गूगल और फेसबुक को दिए हुए थे डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ओके। बिकॉज ही डिडंट यूज द ग्रोथ हैक्स, ही डिडंट यूज कंटेंट मार्केटिंग, ही डिडंट इनोवेट। बस वो पैसा, गूगल फेसबुक को तो सबसे आसान है, आप दे दो, स्पॉन्सर्ड ऐड कर लो, गूगल एडसेंस कर लो। तो यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव ऑन एवरीथिंग। मतलब जहाँ आप पैसा बचा सकते हो, फ्रूगल रहकर भी आप आगे बढ़ सकते हो, यू कैन ग्रो ऑन, तो आपको वहाँ करना चाहिए। मतलब बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग इज कंपेरेटिवली वेरी चीप इफ यू कंपेयर टू रनिंग एड्स, बिकॉज एड्स इज समथिंग विच यू डू एंड कोई देखता है उसको एंड इट्स गॉन, right? But content marketing is something which the user is constantly consuming. So even if he is not buying from you, he is in contact with you. So I think there's one of my mentors जो बहुत एक अच्छी बात बोलते हैं. They say that obscurity is the biggest dream killer. मतलब लोग डरते हैं लोगों के सामने जाकर बताने में कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ. Right? They think that you should not be seen, you should not be heard. That person, he's a very terrified kind of a marketer. He's like, okay, I call on a guy 7 times, 8 times a day and I get abuses. मेरे को गालियाँ पड़ती है उस बंदे से. बट इसी चीज़ के चलते ना उसको बार बार जब मैं कॉल उठा के बोलता हूँ ना कि मैं बोल रहा हूँ, तो उसे मेरा नाम ज़रूर याद हो गया. वो मेरे को 6ठी बार तो उसने मेरे को मेरा नाम लेकर मेरे को बोला कि आप प्लीज़ मेरे को कॉल मत करिए. तो वो कहता है कि इवन इफ उसने मेरे से प्रोडक्ट कभी ज़िंदगी में नहीं लेना ना, उसे मेरा नाम ज़रूर याद रहेगा. तो वो मेरा गोल है. क्या पता वो कभी ले ले. इफ़
अगर कोई मेरे को जानता नहीं है तो वो तो डेफिनेटली नहीं लेगा, अगर कोई जान जाता है तो फिर तो देयर आर चांसेस, सो व्हाई नॉट प्ले ऑन दैट 1 और 2% चांसेस, राइट? बिल्कुल। मैं तो अभी स्टैनफोर्ड से 1 ईयर MBA किया, मेरी जान पहचान वाली लेडी ने, तो उसने मेरे को बोला कि आपको पता है तुषार, उन्होंने हमें एक चीज़ क्या सिखाई एक दिन, उसने मेरे को स्पेसिफिकली मैसेज किया, शी लिव्स इन स्विट्जरलैंड, कि आपको हेल्प मांगने के लिए बेशरम होना चाहिए। बहुत उसके ऊपर एक चैप्टर था कि मतलब स्टैनफोर्ड MBA कि यू शुड बी शेमलेस इन आस्किंग फॉर हेल्प। ओके, मतलब आप बेशर्मी से बोलो कि बॉस मुझे ये चाहिए, मेरे को मदद कर दो एंड प्लीज कर दो, क्योंकि मेरे को चाहिए मदद। डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग हेल्प, आई थिंक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दैट। दे लाइक इफ वील डू दैट देन पीपल विल जज अस, और दे विल बी लाइक, यू नो, बिकॉज नोबडी, व्हेनेवर यू आस्क फॉर हेल्प, आई थिंक दैट द पर्सन हैज टू लोअर डाउन देयर स्टैचर, देन ओनली द अदर पर्सन इज लाइकली टू हेल्प देम, है ना? आप जब तक दिखाओगे नहीं कि आप थोड़े से इन नीड हो, तब तक आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। और मुझे लगता है कोई दिखाना नहीं चाहता कि उनको ज़रूरत है। एवरीबडी वांट्स टू बी कंफर्मिटी प्रेशर, सिंघम टाइप पर्सन, कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, है ना? नहीं, एक सोसाइटी का ना कंफर्मिटी प्रेशर है। हाँ, बी गुड, मतलब अच्छे बनो, अच्छे दिखो, सॉफ्ट बनो, जेंटल बनो। इंडिया में तो हम्बलनेस का बहुत है। हाँ, तो लेकिन अगर आप ये बिलियनियर्स देखो, आप इलॉन मस्क को देखो, वो रोज ही उल्टे काम कर रहा होता है, लेकिन तब भी लोग उसको लाइक कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं भाई तू तो बिलियनियर है। हाँ, यहाँ पे कोई उल्टे काम करेगा तो लोग उसको, उनको लगता है इंडिया में थोड़ा सा ना वो है कि आपको थोड़ा श्री राम की तरह सोसाइटी में थोड़ा आपको अच्छी तरह चलना चाहिए, तो एक लोग अपनी इमेज का बड़ा ख्याल रखते हैं। बट हमारे स्कूलिंग सिस्टम के अंदर भी ये कमी है कि हम बच्चों को उनका एक्सप्रेशन देना अलाउ नहीं करते। मतलब अगर वो डिसएग्री करता है तो वो कर रहा है, बट वो कर नहीं सकता है, दिखा नहीं सकता कि वो डिसएग्री कर रहा है। मतलब कंफर्मिटी प्रेशर बहुत है कि आप कंफर्म करो, जो हो रहा है उसको यस बोलो, तो उस वजह से वो पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं आ पाता। और जो फॉरेन स्कूलिंग सिस्टम में मैंने एक चीज़ देखी है, वो ये कहते हैं कि आप बच्चे को एक्सप्रेस करने दो, उसको ये बताओ कि उसकी एक्शंस के रिपरकशन क्या है, अगर वो एक्शन ये लेगा उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, लॉ है, लॉ ब्रेक हो सकता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन करने दो। हाँ, तो वो वहां से पर्सनालिटी को ग्रो कर, तो वो एक बहुत बड़ा एक लेकिन हमारे जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, मतलब दे लाइक टू बी लाइक एलॉन मस्क, लेकिन कई बार वो परफॉर्मेंस में एलॉन मस्क जैसे नहीं दिखते, लेकिन जिस स्टाइल से वो सोशल मीडिया डाल रहे होते हैं और फोटोज डाल रहे होते हैं और यो मैन डाल रहे होते हैं, वो उस टाइप से ज्यादा दिखते हैं। तो विच इज द फीलिंग ऑफ, बिकॉज वो मीडिया से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि मीडिया की वजह से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो कि एज अ फ्रॉम फाइनेंस पर्सपेक्टिव, आपके वेंचर कैपिटल के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ बहुत गलत है, बट वो कर रहे हैं क्योंकि वो है कि येस दे हैव टू शो परफॉर्मेंस, राइट? क्योंकि लाइक अ फ्यू डेज बैक आई वाज रीडिंग एंड इन दैट आई सॉ वेरी गुड थिंग सेड बाय वॉरेन बफे। ही सेड दैट द बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि अगर आप देखोगे ना तो वेंचर कैपिटल वर्ल्ड में ये बहुत होता है, एंड ही सेज कि आइडली द फिगर्स आर मेड अप सो दैट यू सेल दैट थिंग टू समवन एल्स, राइट? तो इट्स लाइक उन्होंने बोला कि ही शेयर्ड अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ही सेड कि एक बंदा था, बहुत परेशान था, वो कहता मेरा जो घोड़ा है ना, उसके ऊपर जैसे ही मैं बैठता हूँ दौड़ने के लिए, लाइक मतलब उसका घोड़ा रेस करता था, रेस वाला घोड़ा, तो मैं जैसे ही दौड़ने के लिए उस पर बैठता हूँ तो वो ही स्टार्टेड बिहेविंग वियर्डली, वो एकदम वो ख़राब सा हो जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो वॉरेन बफे कहते हैं कि इसका एक ही सोल्यूशन है, द नेक्स्ट टाइम द हॉर्स इज बिहेविंग वेरी वेल, सेल इट। जैसे ही वो अच्छा बिहेव करने लगे उसको बेच दो। एंड द सेम थिंग हैपन्स इन द वेंचर कैपिटल वर्ल्ड और द स्टार्टअप वर्ल्ड, कि जैसे ही कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है या अच्छा करने पर दिख रहा है, सेल इट। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एक वर्ड है, तो वो जो चीज़ नॉर्मल इंजीनियरिंग नहीं कर पा रही प्रोडक्ट के साथ, हाँ, वो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर देती है। जैसे uh, थोड़ा बताइए इसके बारे में, कैसे होता है? जैसे शेयर बायबैक आप देख लो, अभी पेटीएम कह रहा है मैं शेयर बायबैक करूंगा। हाँ, भाई 2000 पे बेचा था, 600 भाई पे कर आपने रहे हैं। 2000 पे बेच दिया, उससे आपने 10,000 करोड़ ले लिया। अब आप कह रहे हो कि मैं उस पैसे से 600 का अपना शेयर उठाऊंगा, तो आपने रिटेल इन्वेस्टर जो 10,000 करोड़ जिसने डाले थे, आपने उसकी तो मतलब, और वो रूल्स के खिलाफ भी है। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में क्या है कि बेसिकली वॉरेन बफेट का ही एक वर्ड है
कि मेरे पास बहुत दुल्हन टाइप की कंपनीज आती हैं हाँ जिनकी बैलेंस शीट इतनी सजी हुई होती है और इतनी परफेक्ट होती है कि मेरे को पता होता है इसमें फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की हुई है। और इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अ गुड बैलेंस शीट विल ऑलवेज हैव सम और द अदर फ्लॉज सो दैट यू हैव समथिंग टू वर्क अपॉन। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो आप। और आईपीओ करने से पहले भी ना 2-3 साल का मार्केट मेकिंग होता है और कंपनी की बैलेंस शीट इंप्रूव की जाती है। हाँ अब जियो का देख लो, जियो का बैलेंस शीट जब अभी प्राइवेट फंडिंग हुई थी कोविड के टाइम पे, बहुत पावरफुल थी, $34 बिलियन की फंडिंग हुई बहुत ज़्यादा थी। पावरफुल बैलेंस शीट तो थी। उस टाइम पे अगर आप देखो लॉसेस तो बहुत भयंकर थे। हाँ तो उन्होंने क्या कर रखा था, लॉसेस को कैपिटलाइज कर रखा था, उसको हाँ। कैपिटल एसेट पे दिखा रखा था कि हमारा हर जो एक्सपेंस हो रहा है उससे एसेट क्रिएट हो रहा है। तो उसकी वजह से उनके लॉस नहीं आ रहे थे, हाँ। उस पे वो फंडिंग ले रहे थे। सी आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक रिटेल इन्वेस्टर को जानने के लिए, एंड स्पेशली द यंग पीपल हु आर 21, 23, 24, राइट, जिनको ये चीज़ है कि हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है, एंड उनके लिए आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लगा लो कि बाहर से थिंग्स आर डिफरेंट एंड अंदर से जो चीज़ें चलती हैं वो उसी को पता होता है जो अंदर से आप चला रहे वॉरेन हो। बफेट की बात कर रहे थे। हाँ लीमन ब्रदर्स जब क्राइसिस हुआ 2008 में, तो लीमन ब्रदर्स वन ऑफ द टॉप 4-5 कंपनीज थी, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स से, कोई भी उसको खरीदना चाहेगा। हाँ वॉरेन बफेट को फोन आया ट्रेजरी सेक्रेटरी हेनरी पॉल्सन का कि आप इसको आप देखो, आप खरीद लो, बिकॉज ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये जाएगी तो इकोनॉमी पूरी इफेक्ट होगी। उसने फाइनेंशियल्स पढ़े 800 पेज के, पहले 2 दिन बैठ के फाइनेंशियल्स देखे, उसके डिस्क्लोजर्स, उसके डिस्क्लेमर्स सारे पढ़े। उसने तब समझा ये खरीदने लायक है ही नहीं, इसमें बहुत बड़ा झोल है। तो आप कंपनी को अगर फाइनेंशियली नहीं अंडरस्टैंड करोगे, फिर वही रिटेल इन्वेस्टर तो फिर गलतियां करता है ना, फिर वो वाली बात हो जाती है। तो ऐसा होता है कि जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसी तरीके से जैसे अगर आप कभी भी किसी कंपनी पर पैसा लगा रहे हो, जैसे आपने पेटीएम का भी एग्जांपल दिया कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाय किया और उसके बाद दे आर बाइंग बैक, सो देयर इज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हैपनिंग। सो इन द सेम वे इज इट सो कि अगर कोई फाउंडर है और द बिजनेस इज गुड, एवरीथिंग इज गुड एंड देयर आर सम गैप्स इन द बैलेंस शीट, लाइक बेसिकली अगर आप एक अपने उससे देखो, क्योंकि आप भी इन्वेस्ट करते हो, तो अगर कोई बिजनेस है जिसमें थोड़े बहुत फ्लॉज हैं, उनके बैलेंस शीट में भी फ्लॉज हैं, उनके ऑपरेशनल मॉडल में भी हल्के बहुत हैं, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दैट और हाउ डू यू सी इट? ये पेटीएम का क्या है, पेटीएम ने वॉलेट बेस्ड सर्विस चलाई और पेटीएम बहुत लकी था बिकॉज वैसे वो चाइनीज मॉडल को कॉपी कर रहे थे अलीपे को, तो लेकिन वो बहुत लकी इसलिए था क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो उसके चलते लोगों को चाहिए थी ऐसी सर्विस जिसमें कैश ना यूज हो, तो वो वॉलेट सर्विस को ही चला रहे थे, उससे उनका बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया। फिर उन्होंने उसी के अंदर यूपीआई लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने, तो यूपीआई लॉन्च करने से वहां पे गलती करी पेटीएम। मिस्टर शर्मा, विजय शेखर को उनको समझाया लोगों ने कि आप यूपीआई बेस्ड लॉन्च करो, बट ही थॉट कि मेरे पास वॉलेट में इतने पैसे पड़े रहते हैं लोगों के जिनको मैं यूज करता हूँ, फ्लोट कहते हैं उसको हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में, वो फ्लोट इतना पड़ा रहता है जो बैंक्स के पास भी पड़ा रहता है करंट अकाउंट में, एज इन करंट अकाउंट्स आल्सो एज एन एंड एज मिनिमम बैलेंस आल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो वो मनी आपका उसके ऊपर आपको अर्निंग मिलती है ना, आप उसको लैंड कर सकते हो, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं आपसे, वो उनका 3 साल का फ्लोट बन जाता है, पड़ा रहता है, राइट, बिल्कुल। तो वहां पे वो गलती कर गए, उन्होंने यूपीआई को पुश नहीं किया, ये सोच के कि मैं वॉलेट को ही पुश रखूंगा, और गूगल पे को और फोन पे को मौका मिल गया, यूपीआई, और यूपीआई सबसे पॉपुलर हो गया, तो नाउ दे आर प्रमोटिंग यूपीआई। उस टाइम पे पेटीएम कैशबैक्स भी देता था, तो कैशबैक की वजह से लोग यूज करते थे, फिर देन इट कट डाउन ऑन कैशबैक बिकॉज आप लॉस कब तक करोगे, हैवी लॉसेस। पेटीएम की कई अच्छे फीचर्स भी हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज की, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पेमेंट करनी है, वो सब एक क्लिक पे हो जाती है, इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट्स, वो भी। तो गलतियां कुछ उन्होंने करी, बट मेरे हिसाब से एक और बहुत बड़ी गलती जो उन्होंने करी वो ये कि उन्होंने अपना ही पुट हिज फुट डाउन कि मेरे को इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ करना है और मेरे को कोल इंडिया से ज़्यादा पैसा उठा के आईपीओ करना है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा, और उस चक्कर में वैल्यूएशन बहुत ऊपर चली गई। अभी ये लॉस मेकिंग कंपनियां नई नई लिस्ट कर रही थी मार्केट में, जोमेटो वगैरह, तो लोगों को आइडिया नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने उनको दे दी वैल्यूएशन, वो 75% शेयर डाउन है, तो जिसने पैसे डाले उसमें वो तो भाई लॉस पे आ गया, और उसमें इंस्टीट्यूशंस भी हैं और रिटेल सेक्टर भी है, और मार्केट कभी भूलती नहीं है किस शेयर ने लॉस किया था। आप अनिल अंबानी की एक एक कंपनी को उठा के देख लो, हर कंपनी ने जो लॉस दिया इन्वेस्टर को, अनिल अंबानी जी का नाम याद है कि भाई इसकी कंपनी में डालेंगे तो लॉस होगा, तो मार्केट भूलती नहीं है, उससे बहुत बड़ा नुकसान। अब इमार एमजीएफ देखो, इमार अगर आप दुबई जाओगे, हर बिल्डिंग पे इमार लिखा हुआ है,
और अब ऐसी ब्रांडिंग आपको मिलेगी नहीं, इमार के अलावा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। हाँ और इमार का इंडिया में आईपीओ आना था एमजीएफ के साथ, हाँ लेकिन हाई वैल्यूएशन पे ला रहे थे। हम्म, रिटेल कोटा था 50%, जो 1-1 लाख रुपए लोग लगाते हैं, वो बिक नहीं पाया, डिवॉल्व हो गया आईपीओ। आज तक ये दोबारा आ ही नहीं पाया हमारा एमजीएफ का आईपीओ। हाँ। तो ये गलतियां पेटीएम ने की हैं और उसके पीछे थोड़ी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक भी है पेटीएम। क्या ऐसा होता है कि जब भी एक रिटेल इन्वेस्टर, मतलब आप क्या बताना चाहोगे, अगर कोई एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, एंड स्पेशली कोई स्टार्टअप है, अगर वो आता है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए क्या एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए? मतलब व्हाट शुड द रिटेल इन्वेस्टर लुक फॉरवर्ड टू? क्योंकि ना वेंचर कैपिटल की नज़र से चीज़ें देखना इज़ अ वेरी डिफरेंट thing, because you guys are in the business of entering and exiting the businesses, क्योंकि वेंचर कैपिटल का ऑपरेशनल मॉडल ही अलग है। एंड एक रिटेल इन्वेस्टर देखता है कि यार मेरे को कैपिटल गेन मिल जाए, डिविडेंड तो चलो इज नॉट अ थिंग विच दे लुक फॉर आइडली, बट मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाए। तो उस सिनेरियो में क्या चीज़ है जो उसे मेनली देखनी चाहिए? क्योंकि फंडामेंटल्स तो हर एक रिटेल इन्वेस्टर आई डोंट थिंक सो समझ सकता है या रीड डाउन कर सकता है बैलेंस शीट्स में। दैट इज़ द reason why these big companies are easily able to raise money at a pumped up valuation even when they are not profitable. सिंपल तरीके में बोले तो पहली चीज तो है कि कंपनी का करंट बिजनेस क्या है, वो कितना बिजनेस कर रही है और उस बिजनेस में ग्रोथ क्या है। मतलब अच्छा। आप पिछले 12 महीने की ट्रेलिंग 12 मंथ्स बोलते हैं उसको, उसकी ग्रोथ क्या है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि ग्रोइंग कंपनी है या ठंडी पड़ी कंपनी है, या नॉर्मल है। हाँ Stagnant नॉर्मल है, स्टैग्नेंट, ज्यादा ग्रोथ हाँ। नहीं है अपना, लेकिन मार्केट शेयर लेके प्रोटेक्ट कर रही है अपने आप को, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी भी खेल रही है। दूसरा है कि जिस मार्केट में ऑपरेट कर रही है उसके टेलविंड्स क्या है। टेलविंड्स मतलब उसमें कितनी हवा चल रही है उस मार्केट में। अब जैसे कोई एप्पल का आईफोन ले लो, उसकी हवा कभी डाउन ही नहीं होती। वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह लोग सोच रहे हैं, वो उस पर थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन आज एक इंडिया के जो 5 करोड़ टॉप के रिचेस्ट लोग हैं, जो छोटा सा एक प्रीमियम मिडिल क्लास है, वो सब एस्पिरेशनल प्रोडक्ट की तरह देखता है। तो वो कैटेगरी हेडविंड्स बोलते हैं उसको, वो कैटेगरी हेडविंड कभी डाउन जाती ही नहीं है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो एग्जिस्टिंग बिजनेस और पिछले 12 महीने का ग्रोथ। दूसरा मार्केट हेडविंड्स कितना है, कि उसको उसके अंदर हेडविंड अगर है, जैसे कोविड आया तो एडटेक जितनी कंपनीज थी उसमें हेडविंड्स आ गई, वो एकदम फ्लोट करने लगी। डिमोनेटाइजेशन आया तो पेमेंट कंपनीज फ्लोट करने लगी। तो अब गवर्नमेंट वो लॉन्च कर रही है ओएनडीसी, उससे ई कॉमर्स कंपनीज फ्लोट करेंगी। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरा वो है कितने पैसे मांग रहा है और क्या कह रहा है, मैं उसको यूज़ कैसे करूँगा, यूज़ ऑफ फंड्स क्या है। हाँ, बहुत बारी ऐसा भी होता है कि ये मैंने नोटिस किया और मैंने बताया भी है काफ़ी वीडियोज़ में, कि जब आईपीओ आ रहा होता है तो लोग देखते नहीं है कि वो आईपीओ किस चीज़ के लिए लाया जा रहा है। मतलब क्या वो ओएफएस है? लोगों को ये भी नहीं पता होता, क्योंकि ओएफएस के अंदर तो जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक ढीला कर रहे होते हैं, एंड यू रियली डोंट नो, मतलब इट्स अप टू देम कि वो उस पैसे को अपने पास ले जाएं या वो उसे वापस डालें। आइडली तो वो नहीं डालते हैं। इन ओएफएस तो इट्स लाइक कि दैट द फाउंडर्स वांट टू एग्जिट, द प्रमोटर्स वांट टू एग्जिट द कंपनी, एंड उसमें भी लोग पैसा डालते हैं थिंकिंग कि ये आईपीओ ये हमें रिटर्न बहुत अच्छा देगा, एंड दे डोंट रीड इट डाउन कि ये ओएफएस है, जो कि क्योंकि ओएफएस जब निकलता है वो आईपीओ के उसी बंडल में ही निकलता है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये लोगों के थोड़ी फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट्स की समझने में मिस्टेक है, थोड़ी सी कमी है। पर मेरे हिसाब से आईपीओ जब आता है तब आपको आईपीओ से पहले की जो डीआरएचपी इशू होता है ना, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और जब वो फाइनली फाइल हो जाता है तो आरएचपी इशू होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। लोगों को उसको थोड़ा पढ़ना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसको नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी आप देखो कि उसमें मार्केट की फिगर्स होती हैं, कि मार्केट कैसे ग्रो कर रही है, और उसमें डिस्क्लेमर्स होते हैं। वॉरेन बफेट नहीं बोला है, अगर आप एक शेयर भी खरीद रहे हो कंपनी, तो आप एक कंपनी खरीद रहे हो, कंपनी का पार्ट खरीद रहे हो। एंड ऑफ द डे आप एक कंपनी खरीद रहे हो। तो आपको उसी एंगल से उसको रिसर्च, और जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, वो जो कंपनी की मैनेजमेंट कॉल्स होती हैं, वो उन पे जाके क्वेश्चंस पूछते हैं, हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस। तो और वहाँ से वो आंसर्स निकालते हैं कि क्या है इसमें, ये क्या सोचता है, कि ये एक्चुअल में कंपनी कहाँ जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें तो एक हाइजीन फैक्टर हो गया, कि इसके बिना आप अच्छे इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते। तो ऐसा होता है कंपनीज में, बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज में, कि आईपीओ लाया जाता है जस्ट टू एग्जिट, और इट्स लाइक कि बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप वर्ल्ड में एक कहावत है जो आइडियली कहा जाता है कि एक अच्छा फाउंडर वो नहीं है जिसने प्रॉफिटेबल कंपनी बना दी, अच्छा फाउंडर वो है जिसने अच्छा एग्जिट ले लिया।
ऐसा होता है? नहीं, फाउंडर आईपीओ से एग्जिट तो ले नहीं सकता बिकॉज सेबी हाँ। के नॉर्म्स हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, हम्म तो फाउंडर पूरा एग्जिट नहीं ले सकता। हम्म इनफैक्ट उसमें रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत नॉर्म्स हैं। जैसे अगर आपकी 25% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो रही है, 26% से ज़्यादा, तो आपको 20% का ओपन ऑफर देना पड़ता है रिटेल इन्वेस्टर को, उसको अच्छी वैल्यूएशन देनी पड़ती है, नहीं तो वो क्यों बेचेगा। तो ऐसे नॉर्म्स हैं उसमें। एग्जिट की जहाँ तक बात है ना, वो मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि जिन कंपनीज ने अनड्यू एडवांटेज लिया गवर्नमेंट से, जैसे 2010 से लेके 2013 के बीच में जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी और फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि हम 2008 के क्राइसिस से बचने के लिए हम मार्केट में खूब पैसा फेंकेंगे। तो फॉरेन जो इकोनॉमीज थी यूएस की लूज मॉनेटरी पॉलिसीज चला रही थी, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते थे उसको, कि मार्केट में खूब पैसा इजीली अवेलेबल करा दो, उससे जो रिसेशन है वो बचेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग का एक डिफरेंट फॉर्म यूज किया कि आंख बंद करके लोन बांट दो। पब्लिक सेक्टर बैंक से एसबीआई, सेंट्रल, इतने सारे बैंक हैं, 20 लाख करोड़ का लोन बांटा। जो कंपनी डिजर्व भी नहीं करती थी उन्हें भी दे दी। फोन बैंकिंग। हाँ। फोन बैंकिंग मतलब मैं क्या समझाऊं आपको कि मतलब एक वीडियोकॉन जैसी कंपनी है जिसका एक किसी ज़माने में अच्छा ब्रांड होता था, आज कुछ नहीं है, 60,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ में से 13 लाख करोड़ वापस नहीं आया बैंकों के पास। 65% नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक्स चलते हैं 3% नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे, 4% नॉन परफॉर्मिंग क्योंकि 2% का तो मार्जिन ही होता है बैंक का मैक्सिमम, उसी में उन्हें सारे खर्चे भी निकालने हैं, खर्चे भी प्रॉफिटेबली रन भी करना है, तो वो सारा भट्टा बैठ गया। और जिन कंपनीज ने वो पैसे लिए थे, जो वापस नहीं किए जिन्होंने, 65% केसेस में वो एग्जिट मार गए बिजनेसेस से। उन्होंने बिजनेस चलाया ही नहीं। एबीजी शिपयार्ड देख लो, सारे बैंक्रप्सी में पड़े हुए हैं, इधर उधर से पैसा गायब कर दिया एंड इतना मोटा। तो वो ऐसे इवेंट्स जो होते हैं ना, वहाँ पे आईपीओ तो एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। देखो, आपका नाम मार्केट में हमेशा अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे गलत नाम जाएगा, स्टॉक फॉल करेगा, उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कभी भूलता नहीं, आपने बोला मार्केट भूलता नहीं है कभी भी, और मार्केट हमेशा सही होता है, लैग के साथ सही होता है। कई बार 8 महीने डिले चल रहा होता है, कभी 9 महीने, कभी 6 महीने, वहीं कमाने का मार्जिन होता है। जो स्मार्ट कंपनियां हैं जैसे अमेजॉन है, उन्होंने लॉसेस बनाए रखे। क्यों? क्योंकि वो उस पैसे को जो कमा रहे थे उसको रीइन्वेस्ट कर रहे थे। नई कंपनीज, नई मार्केट्स, क्लाउड सर्विस खोली, लॉजिस्टिक्स कंपनी खरीद ली, रिटेल आउटलेट्स खरीद लिए। किस चीज में वो नहीं है, लेकिन उस लॉस को वो मार्केट को कंटिन्यूअसली बोल रहे थे, बॉस मैं डिविडेंड नहीं दूंगा, मेरी फिलॉसफी है एक्सपेंशन। अगर तुम्हें एक ऐसा शेयर अपने हाथ में रखना है जिसका मार्केट शेयर हमेशा बढ़ता रहता है, तो मेरी कंपनी रखो। अगर तुम्हें प्रॉफिट और डिविडेंड चाहिए तो ऑयल कंपनी खरीद लो। हाँ, मतलब अगर आपको कैपिटल गेन्स चाहिए, ऐसा स्टॉक आपको चाहिए अपने पोर्टफोलियो तो में, अमेजॉन रखो। एक मतलब वो कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा तभी तो आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। 20 साल तक लॉस दिए उसने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद भी। 2014 तक तो लॉसेस दे रहा था। फिर लोगों ने और शोर मचाया, जो ऐसे फंड्स होते हैं जो मैनेजमेंट को क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने एक्टिविस्ट फंड्स बोलते हैं, उन्होंने शोर मचाया, तो उन्होंने फिर थोड़ा प्रॉफिट देना शुरू किया। बट एज अ स्ट्रैटेजी किया उन्होंने, उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा मैं एग्जिट कर लूँ। आज भी ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट, जेफ बेजोस। और उनका वो भी बचता है इससे, बहुत सारा टैक्स सेविंग भी हो जाता है, लॉसेस से बचता है, टैक्स सेविंग हो जाता है, बहुत ज्यादा टैक्स बचता है। डिविडेंड तो देना का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपका जब शेयर प्राइस एप्रिसिएशन दे रहे हो तो डिविडेंड देने का क्या मतलब है। सो ये बहुत सारा जो जैसे आप अगर पैसे लगाते हो तो आप क्या चीज़ प्राइमरीली देख के यू पुट इन मनी? अगर आप अर्ली स्टेज पे लगा रहे हो, यानी अभी ज़्यादा बिजनेस में कुछ है नहीं, तो फाउंडर के ऊपर ही बेट करना पड़ता है, क्योंकि फाउंडर अगर गलत प्रोडक्ट भी क्रिएट करेगा, अगर वो अच्छा है तो वो उसको चेंज कर देगा, कर सकता है। दे कैन पिवट इट एंड डू इट वेल। या अभी कई फाउंडर्स को देख के ना, वो शादी में घंटी बजती है ना, तो कई बार वो देख के दिखता है इसके अंदर एक्स फैक्टर है। अभी पीछे एक फाउंडर था यूके में, ही वाज हैंडलिंग ओयो's बिजनेस, यंग गाय, आई थिंक ही वुड बी 28-30, वेरी प्रॉमिसिंग। तो उसने उसको बोला मिस्टर रितेश अग्रवाल ने कि आप यूके के बाद अर्जेंटीना सेट करो हमारा। पर उसका छोटा बच्चा था, तो ही डिडंट वांट टू लिव इन अर्जेंटीना, तो वो जॉब छोड़ के इधर आ गया। तो थोड़ी सेविंग्स थी,
तो यहाँ पे उसने एक गुड़गांव में किचन कंपनी सेट करी है, क्लाउड किचन कंपनी। तो मुझे जब मिला तो मैंने कहा यार किसी को पैसा डालना है ना, तो 1 घंटे में उस बंदे ने जो पूरा मुझे दुनिया घुमा दी ना, क्या किचन मार्केट होती है, क्या इंडियन मार्केट है, कैसे उसने सेट किया, क्या उसके मार्जिन्स हैं, कैसे वो रिस्क को अवॉइड कर रहा है, कैसे वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, 1 घंटे के अंदर उसने आपको ऐसी नॉलेज दे दी जो आपको बड़े बड़े लोग नहीं दे सकते। तो और एटीट्यूड बंदे का, प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड, मुझे प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, क्रिएट करना है। एक्स फैक्टर कई बार दिख जाता है ना, तो वही चीज़ पे पैसा लगता है। लेकिन वैसे जो टेक्निकल टर्म्स हमारी हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मार्केट फिट, इनसे हमें ये गाइडलाइन मिलती है कि अभी ये कंपनी की स्टेज पे है। ज़्यादातर इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल 80% प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव होते ही, जैसे ही टर्नओवर आना शुरू होता है, शुरू का टर्नओवर आया, उस स्टेज पे 80% इन्वेस्टर पैसे लगाने को रेडी है, बिकॉज हर चीज सेट है, प्रोडक्ट सेट है, उसका मार्केट चैनल सेट है, उसकी प्राइसिंग सेट है, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे वो सेट है, कस्टमर प्रोफाइलिंग सेट है, सब कुछ सेट है। पैसा डालना है, पैसा मार्केटिंग में जाएगा 90%, ग्रोथ आएगी, वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, सिंपल, नॉन रिस्क, रिस्क तो है लेकिन कंपैरेटिवली रिस्क फ्री। आपको 80% लोग मिलेंगे जो आंख बंद करके वहां से इन्वेस्ट कर देते पोस्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट, जैसे ही थोड़ा सा टर्नओवर आए। तो ऐसा आप कुछ बताना चाहेंगे जो रहता है आइडियली कि बहुत सारा मतलब मिसकंसेप्शंस है लोगों को स्टार्टअप वर्ल्ड में, और आई वुड से कि फाइनेंस वर्ल्ड में स्पेसिफिकली, ऐसी क्या प्रैक्टिसेस हैं जो आज की डेट में फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत ख़राब हो रही हैं, जो कि ख़राब रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि मतलब बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर को इसमें नुकसान हो रहा है या बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है अगर वो उस चीज़ के लिए जाता है। तो बड़े बड़े लोग फाइनेंशियल इंजीनियरिंग यूज़ कर रहा है कंटिन्यूसली। वो क्या करते हैं, जैसे जो कंपनी आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही है और जो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उनका मर्जर करा देते हैं, जबकि उनमें आपस में कोई सिनर्जी नहीं है बिजनेसेस में कि वो एक ही कंपनी के अंडर हो, लेकिन वो मर्जर करा के जिसमें आपकी शेयर होल्डिंग प्रमोटर की ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा रख के, और जिसकी शेयर होल्डिंग कम है उसकी वैल्यू कम है, उस रेशो पे मर्ज कर देते हैं। ओके, प्रमोटर की होल्डिंग बिगर बिजनेस में ज़्यादा हो गई, जस्ट बिकॉज आपने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर दी। बहुत रहता है, मतलब फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जो कि बाहर से एक नॉर्मल बंदे को जो पैसा डाल रहा होता है उसे समझ में नहीं आती है, एंड इट्स टफ फॉर देम टू मेक इट आउट। आप पॉलिटिशियन को कह सकते हैं ना कि वो टैक्स पेयर के पैसे को कैसे अब्यूज करता है, उसी तरह से रिटेल इन्वेस्टर के पैसे को बिजनेसेस अब्यूज करती हैं। एंड ये आपकी एज अ रिटेल इन्वेस्टर ड्यूटी है कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करो एंड यू अंडरस्टैंड कि सौरभ मुखर्जी जो हैं, जिन्होंने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक लिखी, मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के, इंडिया के मेरे ख्याल से टॉप 10 में आते हैं आजकल व्हेन इट कम्स टू शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग। उनका एक सेमिनार मैंने देखा था, उन्होंने कुछ 3 पॉइंट्स बताए थे जिसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। एक चीज़ उन्होंने बोली थी कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें 60% के अकाउंटिंग फ्रॉड है। तो आपको जो हाइजीन फैक्टर देखने हैं उसमें से आपको सबसे पहला देखना है कि मेरे को फ्रॉड वाले निकालो, और जो 40% ठीक वाले हैं उसी यूनिवर्स में करो ऑपरेट, पहले तो वो निकाल लो आप। और मेरा कॉलेज का सीनियर है सोनाल, ही ऑपरेट्स $100 million हेज फंड। उसकी थीसिस मुझे पता है, वी हैड डिस्कस्ड हिज थीसिस, उसने भेजी थी मेरे को। हाइजीन फैक्टर, जो अकाउंटिंग फ्रॉड वाले हैं 60%, उनको बाहर निकालो, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फंस हो गया आप। और वहां पे पता भी नहीं लगेगा कि आप फंस रहे हो, अकाउंटिंग ही फ्रॉड है। तो वो है, बाहर से देखने में अच्छा लगेगा बट नहीं है। एंड वेंचर कैपिटल वर्ल्ड में ऐसी कुछ चीजें होती हैं। अब FTX में देख लो, सैम बैंकमैन फ्राइड, तो इसलिए आई डोंट वांट टू से, मतलब ऐसे कई केसेस मतलब बहुत रहता है। और जैसे वीवर्क के साथ भी हुआ है, राइट, कि उन्होंने बहुत पैसा रेज किया बट दे वर वेरी बिग गैप्स इन दी ऑपरेशनल मॉडल, एंड अल्टीमेटली आपको फाउंडर को भी सॉफ्ट बैंक ने निकाला टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड एंड रन द कंपनी अगेन एंड ब्रिंग इट बैक, बिकॉज सॉफ्ट बैंक ने बहुत पैसे डाले हुए थे वीवर्क में। देखिए, सॉफ्ट बैंक का मॉडल ही फ्लॉड है। अब सॉफ्ट बैंक में मासायोशी सोन जो हैं, उन्होंने $20 million डाले थे अलीबाबा में, जब वो बहुत छोटा था, और उसकी वैल्यू हो गई $100 billion। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्नोलॉजी फंड बनूंगा, और उन्होंने $100 billion एडिशनल फंडिंग ली
यूएई और सऊदी के सोवरेन फंड से। इतना मोटा पैसा होना, आप अगर डालोगे तो बड़ी कंपनी में ही डाल सकते हो। 2 बिलियन, 1 बिलियन, 500 मिलियन भी डालोगे तो जी टाइप की या प्रॉक्टर एंड गैम्बल। लेकिन हिज विजन वाज स्टार्टअप्स। अब अगर आप एक स्टार्टअप पकड़ोगे और उसको, आपका टिकट साइज है 100 मिलियन से कम नहीं है, 200 मिलियन से कम नहीं है, और आप फोकस कर रहे हो कि कोई नई टेक्नोलॉजी, तो नेचुरली उसका साइज छोटा ही होगा कंपनी का। अभी टर्नओवर नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी बन रही होगी। सो ही स्टार्टेड पुटिंग इन बिग टिकट साइजेस फॉर स्मॉल इक्विटी, 15%, 20% इन स्मॉल कंपनीज। तो उस वजह से बेसिकली रिस्क फैक्टर इज एंटायरली ऑन सॉफ्ट बैंक। वो मॉडल मेरे हिसाब से तो अभी आज तक सक्सेसफुल है नहीं। और अभी जब डाउन टर्न आया है, फंडिंग विंटर चल रही है, तो उनको अपना अलीबाबा का स्टेक बेचना पड़ा, बिकॉज अकाउंटिंग मार्क टू मार्केट बेसिस पे होती है। तो वो अकाउंटिंग जब करी उन्होंने उन कंपनीज की जिसमें पैसा डाला वो सब लॉसेज में थे, तो वो कैपिटल लॉस था, तो उसको मेकअप करने के लिए ही हैड टू सेल हिज अलीबाबा इन्वेस्टमेंट। तो वो मैं सॉफ्ट बैंक का आपको बता रहा था। तो ऐसे रहता है जैसे वीवर्क के साथ भी हुआ था। दे ऑल्सो रेज मनी फ्रॉम सॉफ्ट बैंक और कंपनी इज फेलिंग टेरिबली। तो उसमें क्या फ्लॉ था आपके हिसाब से, क्या चीज़ थी? देखिए, वीवर्क में वो सिटी की सबसे बेस्ट लोकेशन ले लेते हैं, ठीक है, महंगी, बेस्ट है, उसको 15 साल के लिए लीज अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। यानी 15 साल के आपके आउटगोइंग कैश फ्लोज लॉक हो गए, तो देना ही है, वो भी हाई। फिर आप बेस्ट जगह है, क्योंकि वो बेस्ट जगह है, फिर आप कर भी 15 साल के लिए साइन रहे हो, तो फिर आप 7 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बना देते हो, 5 स्टार 7 स्टार। इट्स द बेस्ट ऑफिस, दे हैव लाइट्स, दे हैव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, दे हैव कैफेटेरिया, दे हैव कॉफी मशीन, इंटरनेट इज फ्री, प्रिंटिंग इज फ्री। सो वो आप बना देते हो। लेकिन आपका एंड कस्टमर कौन है? एंड कस्टमर है गिग इकोनॉमी पर्सन, जिसके पास कभी जॉब होती है, कभी नहीं होती। तो आप कमाओगे कैसे? इनहेरेंटली ही बिजनेस मॉडल फ्लॉड है, और वो शुरू से ही लॉस कर रहा है। सॉफ्ट बैंक ने पैसे डाले $45 बिलियन की वैल्यूएशन पे, उससे कम पे डाले थे, करीब 20-22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन। 45 पे आईपीओ करने वाले थे, और वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने बोला कि हम $8 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यूएशन नहीं दे सकते। तो आईपीओ फेल हो गया। तो बिजनेस मॉडल फेल था, और कहीं ना कहीं सॉफ्ट बैंक का भी स्ट्रैटेजी फेल था, मुझे ऐसा लगा। इन्वेस्टमेंट तो मतलब वो उनका क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है? उनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहता है कि टू लुक एट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो कल को बहुत बड़ी हो जाएंगी और मैसिव लेवल पे अडॉप्ट होंगी, और मोनोपलीज पे भी फोकस करते हैं। जैसे वॉरेन बफेट और सॉफ्ट बैंक दोनों मोनोपलीज पे भी फोकस करते हैं कि कोई ऐसी कंपनी जो मोनोपली बना रही हो। जैसे एक चिप मेकिंग कंपनी है यूके की, थिंक उसका नाम आर्म है या ऐसे मैं भूल गया, उसमें सॉफ्ट बैंक ने डाले। अब उन्होंने डाले ही इतनी हाई वैल्यूएशन पे थे कि आज तक वो उसको अच्छी एग्जिट नहीं कर पा रहे। और मोनोपली कंपनी के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, अगर आप मोनोपली कंपनी का मर्जर करा रहे हो एक और कंपनी के साथ, तो जो मार्केट रेगुलेटर्स हैं, जैसे इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, और यूरोपियन रेगुलेटर्स तो इस मामले में बहुत स्ट्रांग है, यूएस का भी रेगुलेटर एसईसी बहुत स्ट्रांग है, कि वो देखते हैं कि ये तो और बड़ी मोनोपली क्रिएट हो गई, तो यानी ये कस्टमर को अब्यूज़ करेंगे प्राइसिंग पावर पे, तो इस वजह से वो अलाउ नहीं करते। तो वो बड़ी कंपनीज में ये इश्यूज भी काफ़ी रहते हैं। तो वीवर्क में तो ऐसा कुछ भी रेवोल्यूशनरी नहीं था, तो इतना फंडिंग और इतना सब कुछ कैसे स्क्रू अप हो गया? अब पता नहीं, जो एक्स फैक्टर की मैंने आपसे बात करी वो बिकॉज एक कैब में जा रहे थे मासायोशी सोन फ्रॉम न्यूयॉर्क, वहाँ से एयरपोर्ट तक, तो रास्ते में ही गॉट 20 मिनट्स विद द फाउंडर ऑफ वीवर्क। तो वहाँ पे 20 मिनट्स में ही रियली लाइक द गाय, बिकॉज उसने बोला कि मैं एक नई चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ जो पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट करेगा। वो ये कि ऑफिस स्पेसेस फॉर्मलाइज होने की बजाय कम्युनिटी बन जाएंगी। वहाँ पे लोग हंसने, खेलने, फेस्टिवल करने और इन्जॉय करने और अपने लाइफ को बिताने के लिए ऑफिस आया करेंगे, रादर कि लाइफ फैमिली में बिता रहे हैं और ऑफिस में स्ट्रक्चर्ड तरीके से लाइफ लीड कर रहे हैं। तो वो विजन उसने सेल करी, एंड मासा बॉट द विजन। द टाइम विल टेल उस विजन का क्या है। सो एज अ पर्सन, मतलब जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, और जो बहुत ही यंग जनरेशन है हमारी, 18 to 25, 25 to 35, बेसिकली 18 to 35, उनके लिए क्या एक सही अप्रोच है अगर वो
मार्केट में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या किसी भी कोई स्टार्टअप भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो व्हाट आर द फंडामेंटल थिंग्स दे शुड फोकस ऑन रादर दैन फोकसिंग ऑन द थिंग्स जो कि बहुत ग्लैमराइज हो रखी हैं, बहुत ज़्यादा जिसमें हाइप अप जिन चीज़ों को मीडिया ने कर दिया है? देखिए, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ उस मामले में। मेटावर्स की आप बात करते हो, मेटावर्स क्या है? बेसिकली जो गेमिंग कंपनीज एनवायरनमेंट देती हैं बच्चों को, जिसमें वो 3D होता है, लुक्स रियल एंड इट्स वेरी फ्लैशी, वो कह रहे हैं कि हम एक नॉर्मल इंटरनेट को भी उसी टाइप का, गेमिंग टाइप का बना देते हैं। वही मेटावर्स है। इससे कोई कंट्री की प्रोडक्टिविटी में एडिशन हो रहा है, इससे कोई ह्यूमन बींग्स की लाइफ बेटर हो रही है, इससे कोई एनवायरनमेंट सॉल्व का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, इससे क्या पॉवर्टी, भूखमरी, बीमारियां कुछ सॉल्व हो रही हैं? इट इज़ जस्ट फॉर द रिच, इट इज़ जस्ट अ फैंटेसी वर्ल्ड, और उस पर मिलियंस एंड बिलियंस लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करो जो इंसानों को, इंसानियत को अफेक्ट करती हो। और जिस तरह से बहुत फाउंडर्स आते हैं मेरे पास, वो कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन पे वर्क करेंगे, बिकॉज ये लिथियम आयन भी जो है ना, जो बैटरी है, वो भी एनवायरनमेंट को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती है, डैमेज करता है। लेकिन बस वो कार आपको सामने दिखती है ना रोड पे चलती हुई, तो लोगों को लगता है पोल्यूशन बेटर हो गया, लेकिन एक्चुअली में लिथियम आयन बैटरी बनाना, उसमें जो सारी वाटर लगता है और वो सारी चीज़ लगती है, वो एनवायरमेंटल डैमेजिंग है। तो लोग कह रहे हैं हम हाइड्रोजन पे करेंगे, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब मैं ये कहता हूँ एक बहुत ही बड़ा एम पकड़ा लोगों ने, बहुत ही। अब जैसे वाटर का प्रॉब्लम आ रहा है सब जगह, ग्राउंड लेवल जो वाटर है, वाटर लेवल्स आर डिक्रीजिंग, वो सारे डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि सिटीज़ जो है वो उन्हीं को यूज़ कर रही है। हमें चेन्नई में तो इतनी प्रॉब्लम आई पड़ी है कि दे आर सेइंग कि जैसे साउथ अफ्रीका में हाल हुआ था, उसी तरह से चेन्नई का हाल होने वाला है। अब अगर आप ओशन देखो, उसमें बहुत वाटर है, तो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं जो ओशन वाटर से ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं, वो बहुत ही कॉस्टली प्लांट्स हैं। मतलब वो बहुत कॉस्टली पड़ता है वो वाटर। अगर आप दुबई जाएं तो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा वाटर है, और 20% सिटी का जो वाटर है डीसैलिनेशन से आता है। तो अगर कोई इंसान, कोई IITian या कोई टेक्नोलॉजिस्ट, या वो R&D कर सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता है कि डीसैलिनेशन सस्ती हो। जितना रिसर्च करेगा, जितना उसको सस्ता बनाएगा, उतना लोगों की पकड़ में आएगा, उतना लोग ज़्यादा उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इस टाइप की फंडामेंटल चीज़ें कोई पकड़े और उसका कमिटमेंट लेवल हो। अब एक आपने देखा अभी बैंगलोर में फ्लड्स आए, तो जहाँ जहाँ पे वाटर की लेक्स बनती थी और बाद में नीचे चली जाती, बैंगलोर थोड़ा ऊंचे लेवल पे, तो वो बिल्डर्स ने उसके ऊपर भी अपार्टमेंट बना दिए जहाँ पे लेक होनी चाहिए थी। उस वजह से आए, उस वजह से फ्लडिंग हुई, तो सारा पानी अटक गया वहाँ पे। अभी एक बैंगलोर का कंजर्वेशनिस्ट है, ही कॉल्स हिमसेल्फ लेक कंजर्वेशनिस्ट, वो लेक्स को रिवाइव करता है। तो वो क्या करता है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड आइडेंटिफाई करता है, वो फाउंड करता है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है या किसी का है, उसको बोलता है मैं यहाँ पे लेक बनाऊंगा, और उसको पूरा डिग करके उसमें से सारा निकाल के और उसका एक आउटलेट बना के और इनलेट बना के और उसमें पे लेक बना के उसमें फिशेस छोड़ देता है और उसमें बर्ड्स आ जाती हैं, और वो एक बहुत सुंदर, उसको रेगुलर फंडिंग मिल रही है, उसको कॉर्पोरेट CSR फंडिंग दे रहे हैं, उसको 40 से ज़्यादा लेक्स कर चुका है। उसी तरह से एक पॉन्डमैन है जो लेक्स यहाँ नॉर्थ में कर रहा है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, और इंडिया में तो भरी पड़ी हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। तो वो मैं एडवाइस करूँगा। और अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट बनना चाहते हो तो हार्ड स्किल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हार्ड स्किल फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल समझ, और आप जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करोगे उसकी समझ, और सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक फाउंडर के साथ आप 5 से 8 साल से 10 साल रहने वाले हो। तो अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो आप गलत आदमी या तो आइडेंटिफाई करोगे या रिलेशनशिप गलत बनेगा। तो वो चीज़ें, मतलब दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आई थिंक एक नॉर्मल बंदे के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करे, अगर उसे स्टार्टअप बनाना है या इसमें जाना है। और अगर किसी को सिर्फ इन्वेस्ट करना है तो देखिए, अगर सिर्फ इन्वेस्ट करना है तो आप बुक्स पढ़ो। मतलब अच्छा इन्वेस्टर रेगुलर बुक्स पढ़ता है। बिल गेट्स भी ही सेड कि मैं एक हफ्ता होता है जिसमें मैं मोबाइल बंद करके और मैं एक जगह चला जाता हूँ बुक्स लेके, और मैं फैमिली को बोलता हूँ कि इस एक हफ्ता मुझे डिस्टर्ब मत करना, दिस इज़ माई रिजुविनेशन टाइम। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसने 8 से 10 घंटे हमारे रोज़ के खा रखे हैं, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है जिसकी वजह से वो आपको वही दिखाएगा जो आप सोच रहे हो।
या जो आप देखना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो वो ही दिखाएगा आपको। तो इट इज़ वेरी स्टिकी। तो आपको मोबाइल से दूर रह के ही स्किल्स आपके बनेंगे। ऑल्दो उसमें सारा कंटेंट है, लेकिन आप बुक्स पढ़ो, आप उसके बाद आजकल तो पॉडकास्ट इतनी अवेलेबल है, कंटेंट डेमोक्रेटाइज हो चुका है। गूगल ने कंटेंट को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आप अच्छी पॉडकास्ट देखो, सही लोगों को सुनो और सच के साथ खड़े रहो, और क्या। आई थिंक बिकॉज सच तो लंबे टाइम तक चलता है ना। आप देखो लिज ट्रुस जो यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, उसने एक फैंटेसी इकोनॉमिक्स बेच दी अपने पार्लियामेंट को कि मैं इसके बेसिस पे मैं अपने लॉसेस भी ठीक कर लेंगे कंट्री के, जो फिस्कल लॉसेस हैं, और हम करेंसी भी मैनेज कर लेंगे, हाई रहेगी, और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और शी वॉज एबल टू सेल इट एंड शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। 45 days में शी इज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ यूके। जैसे ही मार्केट्स ने देखा ये क्या कर रही है, पाउंड टैंक्ड, और जो बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ गए, और लोगों की मॉर्गेज रेट्स बढ़ गए। 45 days। तो आप झूठ के ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं टिक पा रहे, आप सोच रहे हो कि नॉर्मल आदमी टिक जाएगा। लॉन्ग टर्म नहीं चलता, लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। दैट्स द रीजन, दैट इज व्हाट वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन। हम भी अपने वीडियोस के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू ये चीज़ लोगों के सामने लेके जाते हैं कि आप चीज़ों को ऐसे मत देखो कि हम किसी नेगेटिव चीज़ की बात कर रहे हैं या हम किसी चीज़ में कमी निकाल रहे हैं। यू सी इट कि हम वो चीज़ें आपके सामने लेकर आते हैं या वो सच आपके सामने लेकर आते हैं जिसके बारे में लोग या तो बात नहीं करना चाहते, या फिर उसको बहुत ही अच्छे तरीके से शुगर कोट कर दिया गया है, जो कि आपके लिए मेंटली भी एंड फाइनेंशियली भी इन एनी ऑफ द टर्म्स डेंजरस हो सकता है। सो एटलीस्ट यू एज अ कंज्यूमर, हमारा यही फोकस रहता है कि हम वैसा कंटेंट ज़्यादा प्रोड्यूस करें जो कंज्यूमर इंसाइटफुल हो, कंज्यूमर्स को इस चीज़ की नॉलेज दे पाए कि सही क्या है, गलत क्या है। बाकी चॉइस तो आपकी है, चॉइस तो हर इंसान की अपनी है, बट वाइज डिसीजंस लेना, वाइज चॉइसेस करना। बट मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं तो आपके पुराने भी वीडियोस देखता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। बट इट वाज अ प्लेजर कमिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू एंड meeting your entire team and seeing the whole setup. Thank you so much for having me, and you're doing excellent work. Thank you so much, sir. Thank you so much for being on our show. My pleasure. Thank you so much. Bye. No.